सीतामढ़ी में लाखों का सोना लूटकांड सामने आया है। स्वर्ण कारोबारी को अपराधियों ने गोली भी मारी है। तो सीतामढ़ी में लाखों का सोना लूटकांड, स्वर्ण कारोबारी को अपराधियों ने गोली मारी है। जख्मी कारोबारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और बेखौफ अपराधी अस्टल लहराते हुए सोना लेकर अपराधी भाग गए। पुपरी के बछारपुर में लूटकांड की ये वारदात हुई है। तो ये बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां लाखों का सोना लूटकांड सामने आया। दरभंगा में सोना लूटकांड सामने आया था। इससे के अलावा कई और जिलों में भी सोना लूटकांड की खबरें आई हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की वारदातों पर रोक नहीं लगी और अब सीतामढ़ी में सोना लूटकांड। बढ़ते हैं 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुए हिंसा मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे के तहत अब 2 खालिस्तान भी से जुड़े हैं, जिनके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी है। ऐसे में पुलिस अब केंद्र में रखकर जांच की ओर आगे बढ़ रही है कि कहीं पाक से तो इस पूरे उपद्रव की रणनीति नहीं बनाई गई। अब तक सिर्फ खालिस्तानियों का एंगल सामने था, लेकिन अब टूल किट गैंग के तार सीधे सीधे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई हैं। इस मामले में मलेशिया में रहने वाले पीटर फ्रिडरिच का नाम सामने आया है। पीटर ने ही भारत विरोधी इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना। पीटर के भारत विरोधी होने के सबूत पहले भी मिलते रहे हैं। खालिस्तान के समर्थक पीटर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध रहे हैं। पीटर आईएसआई के K2 मिशन से भी जुड़ा है। K2 मिशन के तहत आईएसआई एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है और दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है। दूसरी तरफ रिहाना के समर्थन में ताल ठोकने वालों के लिए भी आज शर्मसार, जो किसानों की समर्थक बनकर मैदान में कूदी थी। हालांकि आरोप है कि इसके लिए रिहाना को करोड़ों रुपए भी मिले थे। लेकिन जरा इसकी शर्मनाक तस्वीर देखिए। यह पॉप स्टार रिहाना है। अपनी यह तस्वीर खुद ट्वीट की है, जिसमें वो टॉपलेस नजर आ रही हैं। इस फोटो में रिहाना ने भगवान गणेश का एक नेकलेस पहना हुआ है। यह तस्वीर इतनी शर्मनाक है कि हम आपको इसे पूरा दिखा भी नहीं सकते। यह सोच है उन लोगों की जो भारतीय किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सब की पोल खुल रही है। भारत में सनातन धर्म के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। लोग एडवर्टीजमेंट में धर्म का प्रयोग करते, लोग सिनेमा बनाते तो हमारे देवी देवताओं के साथ मजाक करते। अब ये अति हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या किसानों के नाम पर अपने ही देश के कुछ लोग जाने अनजाने पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर खालिस्तान तक को देश के खिलाफ साजिश का मौका दे रहे हैं। और जिस टूल किट को लेकर देश में उबाल है, उस टूल किट के बारे में जानना जरूरी है। जानना जरूरी है कि क्या होता है टूल किट। दरअसल टूल किट एक डॉक्यूमेंट है। टूल किट का इस्तेमाल सोशल मीडिया के संदर्भ में होता है। स्ट्रेटेजी के तहत टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है। टूल किट बताता है कि किसी समस्या के समाधान के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर समर्थन कैसे जुटाया जाए, किस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए, प्रदर्शन के दौरान अगर कोई दिक्कत आए तो कहां कांटेक्ट करें और इस दौरान क्या करें और क्या करने से बचें। ये तमाम चीजें इस टूल किट में निर्धारित रहती हैं। इस टूल किट के जरिए आंदोलनकारियों को बताया जाता है, उनमें शामिल हैं उन्हें बताया जाता है। रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया है। सर्च ऑपरेशन करने गए जिला बल के जवान प्रेशर बम की चपेट में आ गए, जिसमें एक जवान शहीद हो गए, जिनका नाम दुलेश्वर प्रसाद बताया जा रहा है। लोहरदगा में लाल साजिश। ब्लास्ट में एक जवान शहीद।
दिन के 11 बज रहे थे जब ये चौपर जख्मी जवान दुलेश्वर प्रसाद को लोहरदगा से रांची लेकर पहुंचा, जहां से आनन फानन में जख्मी जवान को रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुबह के 9:30 बज रहे थे जब नक्सलियों ने लोहरदगा के दुंदरू जंगल के पास प्रेशर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें जिला बल के जवान दुलेश्वर प्रसाद बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। प्रेशर बम का ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में एक का कांस्टेबल का एक पैर उड़ गया, दूसरे पैर में भी जख्म लगा। तुरंत उनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ लाया गया, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी। दरअसल पुलिस की टीम 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली की तलाश में लोहरदगा के दुंदरू जंगल गई थी। रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी के लिए लोहरदगा के दुंदरू जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हो गया और प्रेशर बम की चपेट में आने से दुलेश्वर प्रसाद शहीद हो गए। नक्सलियों की कमर कैसे तोड़ी जाए, अब पुलिस इसका प्लान कर रही है। ये एक चुनौती है और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पुलिस के लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर कमजोर जरूर हुई है, लेकिन टूटी नहीं है। लिहाजा पुलिस को और पुख्ता प्लान तैयार करना होगा। न्यूज़ 18 से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दरअसल झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद अब तक 400 से ज्यादा जवान शहादत दे चुके हैं। हाल के दिनों में यह दावा किया जाता रहा है कि नक्सली पहले की तुलना में कमजोर पड़े हैं, लेकिन हाल की घटनाओं को देखा जाए तो नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और पुलिस को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। एक नजर डालते हैं कब कब बड़ी नक्सली वारदातें हुई हैं। तो रांची के राहे बाजार में 5 दिसंबर 2008 को बड़ी नक्सली वारदात हुई थी। बैंक ड्यूटी से लौट रहे 5 जवानों को मारकर हथियार लूट लिए गए थे। 30 सितंबर 2009 को खूंटी में इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या कर दी गई थी। 2 जुलाई 2013 को दुमका पाकुड़ मार्ग पर नक्सलियों ने पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार और उनके 5 अंगरक्षकों को मार दिया था। 30 जून 2008 को बुंडू के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार और उनके 5 अंगरक्षकों को नक्सलियों ने गाड़ी सहित उड़ा दिया था। ये वारदातें बता रही हैं कि नक्सलियों की कमर तोड़नी अभी बाकी है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा कल से यानी 17 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद बिहार में पठन पाठन पटरी पर लौट चुकी है। इसी क्रम में बुधवार से बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शुरू हो रही है। फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा में 16,84,060 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सबसे ज्यादा गया, सारण, पूर्वी चंपारण और पटना जिले के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार 2020 की तुलना में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस बार कुल 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में 4-4 मॉडल केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना के सभी गाइडलाइन को एग्जाम के दौरान पालन करना जरूरी है। मास्क के बिना प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो जरूरी है कि परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले गाइडलाइंस पढ़ लें और समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा के लिए क्या क्या करना जरूरी होगा, इसे भी जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। परीक्षार्थी मास्क लगाकर ही सेंटर पर पहुंचे, ये जरूरी है, और हाथों में सैनिटाइजर लगाकर जाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, दूरियां बनाकर रखनी होगी। जूते और मोजे पहनकर आ सकते हैं। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां समय से परीक्षा ली जा रही है। कुछ दिन पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा ली गई थी। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कई बदलाव किए हैं। छात्रों को हर प्रश्नों के साथ वैकल्पिक प्रश्न भी दिए जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव एक और प्रश्न होंगे। छात्रों को किन्हीं 2 सवालों में 1 सवाल के जवाब देने होंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में क्रीड़ा स्थल का उद्घाटन किया। एक मौके पर झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के बीच एक फुटबॉल मैच का इस मौके पर उद्घाटन किया गया। दिल्ली में
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में क्रीड़ा स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया। दिल्ली के माई एंजल्स एकेडमी के बच्चों के बीच फुटबॉल मैच खेला गया, जिसका लुत्फ खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लिया। माई एंजल्स एकेडमी समाज के वैसे बच्चों का भविष्य संवार रहा है जिसके लिए गरीबी मुफलिसी बड़ी परेशानी है। खुशी भी गुदड़ी की लाल है। झुग्गी से निकलकर नेशनल अंडर 17 फुटबॉल खेल चुकी है। अब इंटरनेशनल लेवल पर तिरंगा लहराना चाहती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो भी आज मैं हूँ यहाँ और इस ग्राउंड में खड़ी हूँ, इसके लिए मैं थैंक्स भैया को बोलूँगी कि भैया की वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और जब मैं छोटी थी, 5 साल की थी, तभी मैं एंजल्स में आई थी। खुशी की तरह ही संदीप की जिंदगी को माई एंजल्स एकेडमी ने संवारा है। आज संदीप बैंक में बड़े अधिकारी हैं। मुझे 6.5 साल हो गया काम करते हुए और मेरा जो लाइफ था पूरा चेंज हो गया वहाँ से अब, क्योंकि मेरा स्लम में झुग्गियों में घर था, मेरा अपना खुद का नजोगढ़ में घर है और मैं पूरी फैमिली नाउ टोटली अच्छे से सेटल्ड है। सो इट्स बिग थैंक्स टू सिल्वेस्टर भैया एंड माई एंजल्स एकेडमी। एकेडमी के हेड कोच सिल्वेस्टर पीटर पिछले 35 साल से फुटबॉल की ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। क्रीड़ा स्थल के उद्घाटन के मौके पर पीटर को सम्मानित भी किया गया। हमारा एकेडमी का नाम है माई एंजल्स एकेडमी और मैं इसका फाउंडर हूँ, हेड कोच भी हूँ और इनको पाठ भी पढ़ाता हूँ, योगा भी सिखाता हूँ। क्योंकि ये मैं 13 साल की उम्र में ही स्टार्ट किया था। 1987 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था एक पेड़ के नीचे। आज हम लोग विकासपुरी के स्लम में हम काम करते हैं। जाहिर तौर पर नए खेल के मैदान से नई प्रतिभा को पंख मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। चुनाव से पहले सियासी तापमान अपने चरम पर है। जोड़ तोड़ समेत तमाम राजनीतिक पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। इस बीच मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या मिथुन दा फिर राजनीति में दांव आजमाएंगे? मोहन भागवत से मिले मिथुन दा। पश्चिम बंगाल की सियासत हुई गर्म। चुनाव में चक्रवर्ती का चक्रवात। भागवत के चक्रवर्ती। सवाल गहरा है, लेकिन मिथुन दा की माने तो फिलहाल राजनीति को ना है। इलेक्शन है इसलिए अब उसको जोड़ रहा है, अगर नहीं होता तो अब नहीं जोड़ते ना। अभी राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही वहां के राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी बीच मुंबई में अभिनेता मिथुन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाएं। तो अभी वो मुंबई में अपने कुछ काम के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा ये डेट ठीक है, हमारा आइए, तो आ जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती मुंबई स्थित उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि इस मुलाकात की असली वजह दोनों के बीच आध्यात्मिक रिश्ते हैं। तो मोहन जी के साथ मेरे एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और ये बहुत दिनों से है। तो उन्होंने कहा था एक बार जब मुंबई में होऊंगा मैं आपके घर आऊंगा। मेरे फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, मुझे करते हैं। तो अभी वो मुंबई में अपने कुछ काम के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा ये डेट ठीक है, हमारा आइए, तो आ जाएंगे। आपको बता दें कि राजनीति से मिथुन चक्रवर्ती का पहले भी रिश्ता रहा है। तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से सांसद भी बनाया था, लेकिन 2016 के मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन एक बार फिर उन्होंने गरीबों का साथ देने वाली पार्टी का साथ देने का कर खुद ही राजनीति का रास्ता खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दरअसल बंगाल की मिट्टी में जन्म लेने वाले मिथुन दा को अभिनेता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता तक का तजुर्बा है। दिलचस्प बात यह है कि मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजा था।
लेकिन शारदा घोटाले की आंच आने के बाद 2 साल तक राज्यसभा सदस्य रहे, फिर मिथुन ने इस्तीफा दे दिया। अब जबकि बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है, भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक लोकल चेहरे की, लोकल फेस की तलाश कर रही है, तो ऐसे में मिथुन से आरएसएस प्रमुख की मुलाकात अहम है। अब तक पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को लेकर सियासी अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन जब से उन्हें हार्ट अटैक आया तब से गांगुली का नाम राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। बीजेपी बार बार यह दावा भी कर रही है कि चुनाव में वो बंगाल का चेहरा ही सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात सरस्वती पूजा की। बिहार विधानसभा में पहली बार सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा खुद पूजा में शामिल हुए और मां सरस्वती की आराधना की। इस दौरान विधानसभा के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस बार विधानसभा की लाइब्रेरी में पहली बार इस किया गया। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सब कुछ ज्ञान पर ही चलता है। इससे पहले विधानसभा में सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं होता था, लेकिन ज्ञान का काम यहां ज्यादा होता रहा। ऐसे में इस आयोजन को करना बहुत जरूरी था। देखिए, हम लोग महासंकट से मुक्त होकर एक नई सदी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और 21वीं सदी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार महत्वपूर्ण बनेगा तो देश के अंदर बिहार का एक अपना अलग स्थान बनेगा, और माता सरस्वती के कारण सभी गुण, सम तज रजोगुण का प्रवेश भी इसी दिन से होता है। और माँ सरस्वती विद्या की देवी है, ये विद्या का मंदिर है। यहाँ से सभी के मन, बुद्धि, आत्मा की पवित्रता के साथ एक नया वातावरण, नई ऊर्जा, नया उत्साह लोगों के मन में आए, सभी की इच्छा हुआ। समझना जरूरी है कि इतिहास में पहली बार विधानसभा परिसर में सरस्वती पूजा क्यों की गई। मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। विधानसभा में बुद्धि और विवेक से विकास का रास्ता निकल सकता है। विधानसभा में बैठे लोगों का ज्ञानवान होना जरूरी है। आए दिन आप विधानमंडल में हो हंगामे की तस्वीरें देखते हैं। हो हंगामे की वजह से जनहित के मुद्दे गौण हो जाते हैं, लिहाजा विकास के लिए विवेकशीलता जरूरी है। इसी लिहाज से स्पीकर ने मां शारदे की आराधना की। सरस्वती पूजा के जरिए भाईचारे का भी संदेश दिया गया। संसद को भी भारतीय लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।